श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, मैं विद्यानंद दास महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर से बोल रहा हूँ। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आज मैं आपसे संवाद कर पा रहा हूँ। इस जीवन की नियति है, इस जीवन का नियम है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। गुरु महाराज ने कहा ऑल मैन मस्ट डाई, एक दिन सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे। तो इस जीवन मरण के मिलन में हम संयोग से जो मिले हैं, अपनी भावनाओं को, विचारों को और अपने मन की बातों को रखना, आप तक पहुंचाना, यह बड़ी खुशी की बात है। जब तक यह सांस है तब तक सेवा कर सकते हैं, जब सांस निकल जाएगी तो सब सेवा बंद हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल के रहो और नदिया नाव संजोग। इस संसार में हम लोग आते हैं और चले जाते हैं। जैसे नाव से यात्री पार करता है तो बहुत सारे यात्री से भेंट होती है, नाव से उतर जाने के बाद सब अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ठीक उसी तरह से हम आप इस संसार में आए हैं। यह संसार नाव है और यह एक संयोग है जो हम आप संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुछ भी हम लोग जो मन की बात रखते हैं, संयोग से रख पाते हैं, नहीं तो इस स्वास्थ्य का, इस शरीर का और इस संसार का, इस समय का कोई ठिकाना नहीं है, कब विपरीत हो जाए। तो सज्जनों, आप लोगों ने जो मुझे दूरभाष पर कहा, आप सबों का इंटरव्यू लेते हैं, उन महात्माओं का परिचय देते हैं, एक बार आप अपना भी दीजिए। तो मेरे मन में हो रहा था मैं अपना क्या परिचय दूं, और बहुत बार जब कहा गया तो फिर मेरे मन में हुआ कि जो कुछ भी है बता देता हूं। जब आप हमसे जुड़े हैं, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े हैं, एक पारिवारिक नाता और रिश्ता भी बन जाता है, क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं और आप हमसे जुड़े हैं। चैनल के माध्यम से संवाद के कारण विचारों की जब एकता होती है तो जहां होती है, जिनसे होती है, वही परिवार होता है। परिवार उसे कहते हैं जिससे मन मिले, और जिससे मन ही नहीं मिले उसको क्या परिवार कहते हैं। तो हम लोग भले ही यूट्यूब के माध्यम से मिले हैं, लेकिन संतमत परिवार के सदस्य तो हैं। आप हमारी बातों को सुनते हैं और आपकी जो इच्छा होती है, जब कमेंट करते हैं, जब आप मैसेज करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, तो मेरा भी धर्म होता है कि आपको उस कमेंट के अनुसार बात पूरी करूं, कहूं। तो आज मैं अपने जीवन यात्रा को बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोग पहले नहीं सुने होंगे, जो आज तक आप लोग जिज्ञासा के रूप में ही करते रहे और आप तक हमारा जीवन परिचय नहीं गया। तो मैं एक छोटा सा परिचय इस प्रथम एपिसोड में सुनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। जो कुछ भी मैं बताऊंगा वह आप सुनेंगे, लेकिन स्वीकार तब करेंगे जब आप यह मन में समझ लेंगे कि ये हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, उन्हीं का परिचय हम सुन रहे हैं। तो सज्जनों, अब आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि आप लोग हमारे साहित्य से छोटा सा जीवन परिचय पढ़े होंगे, तो मेरा जन्म मधेपुरा जिला अंतर्गत ग्राम खापुर में पड़ता है। सौभाग्य से मैं उस गांव का हूं जिस गांव में संत शिशु सूरी जी महाराज भी हुए हैं, जो सत्संग का प्रचार प्रसार खोखसी श्याम से मझवा से किया करते थे। वो आज शरीर में नहीं है। उसी खापुर गांव का मैं हूं। और सज्जनों, मधेपुरा जिला खोखसी श्याम में परमाराध्य सदगुरु महाराज का जन्म हुआ है ननिहाल में। और मधेपुरा जिला में ही गम्हरिया नामक गांव में गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्म हुआ है। और संत शिशु सूरी जी महाराज का मधेपुरा जिला अंतर्गत खापुर गांव में जन्म हुआ है। और सौभाग्य से मेरा भी जन्म मधेपुरा जिला अंतर्गत खापुर में हुआ है। तो सज्जनों, गांव का जो नाम था मेरा विद्या सिंह बोला करते थे। स्कूल में भी विद्या सिंह ही नाम है। मैं जिस जाति से हूं वह जाति गोढ़ी, मल्ला, केवट, निषाद और सहनी नाम से जाना जाता है। हम इसी जाति में जन्म लिए हैं। और हमारे पिताजी, जबकि नाम में विश्व सिंह लिखा थे, पिताजी का नाम है विश्व प्रसाद सिंह, तो हमारे जातियों में कोई सिंह लिखाते हैं तो कोई मंडल लिखाते हैं। तो मैं निषाद जाति का खापुर गांव का एक साधारण सा महात्मा हूं, जो परिचय आप सुन रहे हैं। मेरी जो माँ है उसका नाम है सुदामा देवी। मेरी माँ उस समय चल बसी जब मैं दूधमुहा बच्चा था। दूध छोड़ना कुछ ही बरस हुआ होगा। उस समय मेरी माँ रोग ग्रसित होकर के संसार छोड़ गई। और तब से लेकर के मेरे पिताजी ने, मेरे भाई भाभी ने पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखा, आगे बढ़ाया। मैं 4 भाई बहन हूं। मेरे बड़े भाई उत्तम सिंह हैं, जो कोरोना काल में संसार से चले गए। और मेरे मंझले भाई राजेंद्र सिंह हैं, जो वर्तमान में हैं। और छोटा मैं हूं, तो मैंने तो शादी नहीं किया और विवाहित जीवन बिता रहा हूं। और हमारे जो बड़े भाई थे उसको एक पुत्री हुई है। और जो मंझले भाई हैं उसको 4 लड़का है। और मैं तो आपके सामने में ही हूं। एक मेरी बहन है जो हमसे बड़ी है, तो वह भी संसार में है। तो अभी बड़े भाई चले गए, मंझले भाई, मैं, एक बहन, तीनों संसार में आपके सामने हूं। और जो हमारे पिताजी थे कुछ वर्ष पहले इस संसार को छोड़ गए। तो सज्जनों, मैं यही छोटा परिवार का हूं। मेरा जो जन्म हुआ जिस परिवार में, वह परिवार जातिगत जो पेशा है, मछली मारने का, जाल बुनने का अथवा खाने का, तो मछली पकड़ना, मारना और उसको खाना, ये हमारे जातियों में बहुतायत से देखा जाता है। वैसे तो हमारे जातियों में भी वैष्णव हुए हैं, साधु हुए हैं और महापुरुष भी हुए हैं। लेकिन हमारी जो जातियां हैं, जिन जातियों में मैंने जन्म लिया, बहुतायत में मछली, मांस आदि खाया करती हैं। मैं भी उसी जेड़े में था, तो मैं भी खाता रहता था। तो इस तरह से अखाद्य पदार्थों को संग के कारण खा रहा था। सज्जनों, संस्कार कुछ कराता है। मैं जो खा रहा था, लेकिन एक समय आया जो कि मांस मछली छोड़ करके
संत मत से जुड़ गया। तो सज्जनों, गांव का जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, जो मैंने बालपन से देखा, बहुतायत में लोग मछली मांस मार मार करके खाते रहते हैं, अभी भी खाते हैं। और मैंने जो शिक्षा प्राप्त की, बीए ऑनर्स किया, इसका विशेष कारण ये है कि गांव में मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है और कॉलेज भी है। जो कॉलेज वर्तमान में है वो विशेष रूप से चलता तो नहीं है, लेकिन है कॉलेज। सज्जनों, तो गांव में स्कूल होने के कारण मेरे पिताजी ने एडमिशन कराया, तो मैं पढ़ने लगा सरकारी स्कूल में। मेरा जन्म जो संभावित है, माननीय है, जिसे कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं, जैसा स्कूल में लिखा हुआ है 1 जनवरी 1975 ईस्वी। मैं 1975 में इस संसार में आया, जो मनोनीत है मास्टर के द्वारा, जो एडमिशन में लिखा गया था। तो मैं वहां पढ़ने लगा और सत्संग में जो जुड़ा, इन बातों को मैं विस्तार से बाद में कहूंगा। लेकिन जब हम दीक्षित हुए, उसके पहले ही गांव में सत्संग होता था, तो जाता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, करता रहता था। और वहां के जो सत्संग प्रेमी थे खापुर गांव के, उनके संग से मैं खाना पीना, जो अखाद्य पदार्थ था, उसको छोड़ा। फिर मैंने दीक्षा भी लिया। 1993 ईस्वी जो कोदरा घाट में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था, वहीं पर गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज से मैंने दीक्षा प्राप्त किया। और वहां से दीक्षा प्राप्त करके मैं गांव में आया और यहाँ पर सत्संग करने लगा। उसके बाद जो मैं पढ़ने लगा, 1990 ईस्वी में मैंने मैट्रिक पास की फर्स्ट डिवीजन से। गांव के जितने स्टूडेंट थे, उन सबों में मेरा नंबर श्रेष्ठ था, फर्स्ट डिवीजन का था। एक मैं ही फर्स्ट डिवीजन किया था गांव में। तो लोगों को यह देख करके आश्चर्य भी लग रहा था, इतने गरीब परिवार में जन्म लेकर के, अर्थहीन व्यवस्था में जी करके, और इस तरह से फर्स्ट डिवीजन में पास कर गए, तो लोग आश्चर्य भी करते थे। मैं पढ़ने में बड़ा मेहनती था। मास्टर भले ही नहीं आते थे किसी किसी दिन, मैं स्कूल जरूर पहुंच जाता था, इतना लगाव था मेरा वहां पढ़ने में। तो इस तरह से मैंने मैट्रिक पास किया 1990 ईस्वी में। उसके बाद मैं आगे पढ़ना चाह रहा था, लेकिन हमारे पिताजी ने हाथ उठा दिया और कहा कि अब मैं पढ़ाने में सक्षम नहीं हूं, अतः विवाह कर देता हूं, पारिवारिक जीवन बिताओ और परिवार के लिए, परवरिश के लिए परिश्रम करो, काम करो, मेहनत करो, कमाओ खाओ। इतने ही जीवन में पिताजी सीमित कर देना चाहते थे, लेकिन विवाह करने से मैं डरता था। मेरे मन में होता था कि विवाह करेंगे, यह इतना जंजाल है, इस जंजाल में फंस जाएंगे, फिर जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, मैं उलझ जाऊंगा, इस जंजाल से निकल नहीं पाऊंगा। गोस्वामी जी ने कहा है, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर गृहस्थी का जो जीवन है वो जंजाल का है। आप लोग जो बिता रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। तो मैंने जो देखा उस समय, इसीलिए मुझे लगा कि इस जीवन में यदि चले जाएंगे तो जो भक्ति का संस्कार है, जो ध्यान का संस्कार है, जो मनुष्य शरीर पाकर के करना चाहिए, वह करने में व्यवधान उत्पन्न होगा।
क्योंकि जिस साधन में मैं जी रहा था और जिस संग में मैं जी रहा था, उससे उबर करके इस ओर आना, ध्यान की ओर, भक्ति की ओर, वैरागी की ओर आना बड़ा मुश्किल काम था। क्योंकि मेरे परिवार में जो व्यक्ति थे वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे पिताजी भी अनपढ़ थे, हमारे जो भाई थे थोड़ा थोड़ा पढ़े थे, और हमारा जो पारिवारिक जीवन था वो कृषि वाला था, किसान वाला था। हमारे पिताजी के पास जमीन उपजाने के लिए नहीं थी, तब बटैया लेकर के जमीन उपजाते थे और फसल होने के बाद उसी पर अपनी जीविका को चलाते थे। तो अपनी जो जमीन होनी चाहिए खेती के लिए वह हमारे पिताजी को नहीं थी, और दूसरे के जमीन को जोत बो करके उससे जो फसल तैयार होता था उसी से साल भर हमारे पिताजी जीवन यापन करते थे, परिवार को चलाते थे। मैं इस तरह से एकदम गरीब परिवार से हूँ, और मेरे पिताजी शिक्षित नहीं थे, परिवार के नहीं थे, सब मांस मछली खाने वाले थे और कारोबार मांस मछली का ही करने वाले थे। इस तरह से पारिवारिक जीवन था, तो वहां से उबरना बड़ा मुश्किल था, निकलना मुश्किल था। लेकिन परमात्मा की मौज, गुरु की कृपा होती है तो जो असंभव काम है संभव हो जाता है। सज्जनों, जब पिताजी ने कहा कि मैट्रिक पास कर लिया है, अब शादी कर देता हूं, पारिवारिक जीवन बिताना, तो तुम्हारा क्या विचार है? मैं यह सुन करके चकित हो गया और असमंजस में आ गया कि अब मैं क्या करूंगा, अब पिताजी को क्या जवाब दूं। लेकिन जब इन प्रश्नों को दोहराया गया विवाह के विषय में, तो मुझे बोलना पड़ा। मैंने अपने मन की बात पिताजी से कह दिया कि पिताजी अभी तो नहीं, जब मैं और पढ़ लूंगा तब मैं शादी की बात कहूंगा, क्योंकि अभी और पढ़ने का मन है। इस पर पिताजी ने कहा, पढ़ना तो चाहता है लेकिन पढ़ाने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है, मैं संसाधन जुटा नहीं पा रहा हूं परिवार चलाने के लिए, तो तुमको पढ़ाने के लिए हम कहां से पैसा लाएंगे। इसलिए अब अपने पैर पर खड़ा हो जाओ और अपना जीविका चलाओ, जैसे भी चलाना है। मैंने मैट्रिक तक पढ़ा तो दिया, अब इतना जरूर समझदारी हो गया है कि तू अपना जीवन बिता सकता है। लेकिन नियति कुछ और थी, होना कुछ और था, समय कुछ और बता रहा था, मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तो मैं विवाह करना नहीं चाहता हूं और पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आपके पास नहीं सामर्थ्य है तो कोई बात नहीं है, अभी और कुछ दिन रुक जाइए, देखिए होता क्या है। जो हमारे परिवार में चाचा लगते थे उनको इस बात का पता चल गया कि ये और पढ़ना चाहते हैं, तो मुझसे तो पूछे नहीं, लेकिन मन में उनको बात घर कर गई। वो नगोछिया आए, नगोछिया में हमारी फुआ जी रहती थी, और उनके घर पर जब गए तो इन्होंने, अर्थात परिवार के चाचा जी ने हमारे फूफा जी से कहा कि विद्यानंद पढ़ना चाहता है, तो उनके पास साधन तो नहीं है, यदि आप अपने यहाँ रख करके सुविधा दे दें तो वो पढ़ लेंगे, उनके मन में है पढ़ने का और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पिताजी विवाह करना चाहते हैं। तो हमारे फूफा जी समझ गए मेरी भावना को, विचारों को। दीदी जी और फूफा जी ने कहा कोई बात नहीं है, मेरे पास जो व्यवस्था है वो आवे, यहाँ रहे, और जहां तक होगा मैं सहयोग करूंगा और वो पढ़ ले। तो यह बात चाचा जी ने जब हमसे बताया तो
मेरे मन में बड़ी खुशी हुई और पिताजी से भी कहा कि आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पढ़ा नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं है। लगोछिया में जो दीदी जी फूफा जी हैं इनके, वो बोले हैं कि उनको भेज दीजिए, यहाँ पर रह करके पढ़ लेंगे। तो सज्जनों, पिताजी ने भी स्वीकृति दे दी, तो कोई बात नहीं है, यदि वो रखना चाहते हैं तो चले जाए। तो मैं खुशी खुशी मैट्रिक पास होने के बाद पेपर लेकर के नगोछिया मखा तकिया आ गया 1990 ईस्वी में। और मैं दीदी जी के यहाँ रह करके बनारसी लाल सर्राफ कॉलेज जो नगोछिया में है उसमें एडमिशन लेकर के पढ़ने लगा। मेरी पढ़ाई अब चलने लगी। होते होते मैंने उस कॉलेज से, बनारसी लाल सर्राफ कॉलेज से मैंने हिस्ट्री से, इतिहास से बीए ऑनर्स किया। तो जब मैंने बीए ऑनर्स कर लिया तो मेरे मन में हुआ कि पिताजी के पास जाएंगे, वो तो मैट्रिक में ही विवाह करना चाह रहे थे, अब तो बीए तक की पढ़ाई हो गई, आगे सुन करके तो उनका माथा ही भारी हो जाएगा, इसलिए वो शादी करना चाहेंगे। तो न घर जाऊंगा न वो शादी करेंगे। तो मैं वहीं बीए ऑनर्स की परीक्षा दे करके सब सामान दीदी जी के यहाँ मखा तकिया में छोड़ दिया और जो भी थोड़ा बहुत साथ में ले जाने का लायक था, कपड़ा लत्ता वगैरह, वो ले करके और वहीं से निकल गया। किसी को बताया भी नहीं। वहां से सीधे आ गया कुपाघाट और गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज से मिला। मिलाने का माध्यम था श्रीमान सुशील सारडा जी, जो मालदा के रहने वाले हैं। वो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के आगे पीछे सेवा करते रहते थे। उस समय उनकी बातें अधिक सुनी जाती थी। उन्हीं से मैंने निवेदन किया कि मुझे मिला दीजिए, मैं मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने गुरुदेव से आग्रह किया। तो गुरुदेव हमको बुलाए थे। जब मैं उनके करीब गया तो पूछने लगे कहां से आए हैं। तो मैंने कहा कि मेरा घर खापुर है, मधेपुरा जिला अंतर्गत, और शिशु सूरी जी महाराज भी उसी गांव के हैं, मैं भी उसी गांव का हूं। तो गुरुदेव जान गए इस बात को। फिर पूछते हैं कि कहां तक पढ़ाई की। तो मैंने कहा कि बीए ऑनर्स किया है। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि क्या करना चाहते हैं आगे। मेरे मन में तो था कि एमए करूं और पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन संयोग नहीं था, सहयोग नहीं था, और जो संसाधन होना चाहिए उसका अभाव था। मन में तो था कि एमए करूं, लेकिन मन के अनुसार जो आर्थिक संसाधन होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, वो आगे की पढ़ाई में असंभव था मेरे लिए। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, सेवा में रहना चाहता हूं। तो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने कहा कि यदि आप सेवा ही करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप ऋषिकेश चले जाइए। वहां अपना आश्रम है जो अभी फिलहाल ही लिया गया है। उस आश्रम में जाकर के आप देखभाल करिए, निगरानी करिए और सेवा करिए। यह 1996 ईस्वी अक्टूबर के बाद की बात है। तो गुरु की आज्ञा हो गई। मैं यहाँ से सुशील बाबू के कहे अनुसार ऋषिकेश महर्षि संत सेवी ध्यान योग आश्रम लक्ष्मण झूला के पास चला गया। ठीक लक्ष्मण झूला के ऊपर में ही वो आश्रम है, और आश्रम के बगल में एक दीपेश्वर मंदिर है, सटले है। तो मैं वहां चला गया। वहां पर मैंने देखा स्वामी व्यासानंद जी महाराज को। उसी आश्रम में वो रह रहे थे उस समय। और गुरु भाई परमानंद बाबा को देखा, वो भी वहीं रह रहे थे। तो जेड़ा मिल गया साधु का, तो बड़ी खुशी भी हुई। और मैं फुल पैंट
कुर्ता पहन करके गया था। तो वहीं पर ऋषिकेश आश्रम में जो परमानंद बाबा रह रहे थे, जो अभी कुप्पा घाट में रह रहे हैं, उन्होंने ही सब बात हमसे जाना, पूछा। जब उन्होंने देखा कि ये साधु बनने आए हैं तो साधु के लिए ये उपयुक्त वस्त्र नहीं है, फुल पैंट छोड़ करके उन्होंने कहा कि आप साधु वेश धारण कर लीजिए, अर्थात जो बैरागी वेश होता है, सफेद लिबास धोती कुर्ता पहनिए। जब आप साधु ही बनने आए हैं तो उस वेश में आ जाइए। तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था क्या करना है नहीं करना है। तो उस समय हमारे परमानंद बाबा ने अपने पास में जो धोती थी, सफेद धोती और जो कुर्ता था, वो मुझे दिया। तो मैंने उसको धारण किया। तो मैं गृहस्थ जीवन से, जो गृहस्थ वेश था, उसे बदल करके ऋषिकेश आश्रम में ही 96 में साधु वेश में आ गया। और हमारे जो व्यासानंद जी महाराज हैं, उनके जेरे में और परमानंद बाबा के साथ वहीं आश्रम में रहने लगा, वहां पर सेवा सत्कार भी करने लगा। इस तरह से जो मैंने उनके साथ बिताया, स्वामी व्यासानंद जी महाराज से भी लगाव हो गया। तो मैं वहां से उनके साथ गुफा में भी जाता था। जो ऋषिकेश की गंगा के किनारे एक गुफा बनाए थे हमारे स्वामी गुरु शरण जी महाराज ने, जो गुरु शरण बाबा हैं, उन्होंने गुफा बनाया था पत्थर को तोड़ करके। बड़ा कठोर पत्थर था, लेकिन हथौड़ा से, छेनी से तोड़ते तोड़ते बैठने लायक गुफा बनाया था। अभी भी वो गुफा है, उसमें ये लोग ध्यान करते थे। तो मैं भी कभी कभी चला जाता था ध्यान करने के लिए। बड़ा कठिन काम था वो गुफा में बैठना। तो मैं स्वामी व्यासानंद जी महाराज के साथ देहरादून भी गया, वहां भी कुछ दिनों तक रहा उनके साथ, और भी कई एक जगह घूमा। हरिद्वार भी आ गया, हरिद्वार में भी कुछ दिन रहा, गंगा के किनारे कुटिया बना करके। उसके बाद मैं जंगल में भी रहा कुछ दिनों तक, जहां शांत एकांत था। हरिद्वार में गंगा के किनारे उस पार में जो जंगल था, वहां भी रहा था। और इस पार में जो गीता कुटीर है, उसके आसपास में किनारे में, गंगा के किनारे कुटिया बना करके व्यासानंद बाबा के साथ, परमानंद बाबा के साथ भी बिताया। इस तरह से उस क्रम में मुझे घूमने का भी मौका लगा। तब मैं कुप्पा घाट आया था गुरुदेव के दर्शन के लिए। तो जब आया था तो गुरुदेव ने पूछा था कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो मैंने कहा कि मैं ऋषिकेश आश्रम में सेवा दे रहा हूँ, साथ ही स्वामी व्यासानंद जी महाराज के साथ भी सत्संग वगैरह करता हूँ, ऋषिकेश हरिद्वार वगैरह में भी चला जाता हूँ। तो गुरुदेव सुन लिए। उसके बाद बोला अच्छा ठीक है। मैं फिर चला गया वहां पर हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थानों में, वहां फिर कुछ दिन रहा। मेरे मन में हो रहा था कि गुरुदेव अपनी सेवा में रख लेते तो अच्छा रहता, सेवा करने की विशेष भावना भी थी, मन में श्रद्धा भी थी। तो मैंने आग्रह किया यहाँ के व्यवस्थापक को और गुरुदेव से भी कहा कि मैं यही रह करके यहाँ जो भी सेवा है वो करना चाहता हूँ, गुरुदेव आपका भी सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी। बोले अच्छा ठीक है, यदि यहाँ रह करके सेवा करना चाहते हैं तो करिए। मुझे सेवा में जो मिला, गुरुदेव ने कहा था कि आप रामोतार जी से मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या आपके लायक सेवा है, वो बता देंगे। फिर मैंने रामोतार बाबा से भेंट किया। रामोतार बाबा आशुतोष बाबा से बातचीत की। उसके बाद आशुतोष बाबा को आवश्यकता थी एक लेखक की, क्योंकि वो संपादक थे शांति संदेश के। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है महर्षि संत सेवी जी महाराज का जो प्रवचन है वो टेप से आप उतारा करिए, उतार करके रखिए। तो मैं वही काम करने लगा जो प्रवचन गुरुदेव करते थे। उस समय कैसेट चलता था,
उसको टेप में घुसा करके और सुन सुन करके गुरुदेव के प्रवचनों को डायरी में लिखता था। जब एक डायरी भर गई तो गुरुदेव से मैंने पूछा था, हुजूर मैंने ये डायरी लिख लिया है प्रवचन का, कहाँ रखूं, क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा था कि आशुतोष जी को दे दीजिए। आज्ञा पा करके मैंने दिया। उस क्रम में मैंने बहुत डायरियों को लिखा है। तो इस तरह से वहां सेवा करने लगे। बातें तो और भी चलेगी। ये प्रथम एपिसोड में मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं कि वहां सेवा करते करते फिर गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के स्थूल सेवा में 2000 ईस्वी में आया। लगभग 1998 ईस्वी में महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज से मैंने संन्यास वस्त्र लिया और मैं संन्यास वस्त्र लेकर के कुपा घाट में जहां जहां सेवा होती थी, जो जो सेवा के लिए यहाँ के व्यवस्थापक या गुरुदेव आदेश करते थे तो मैं करता रहता था। और जो निजी सेवा में मैं आ पाया हूँ लगभग 2000 ईस्वी से, पहले से था कुपा घाट में, लेकिन जो नजदीक वाला सेवा होना चाहिए, निकटवर्ती वाला सेवा, वो 2000 ईस्वी से प्रारंभ हुई है। वहां से लेकर के अंतिम समय तक मैं गुरुदेव के सेवा में रहा। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और वहां से जो सेवा प्रारंभ हुआ है 2000 ईस्वी से अभी तक जो मैं कर रहा हूं, उन सभी बातों को आप तक बारी बारी से पहुंचाऊंगा। जो मेरे स्मरण में आते जाएगा मैं बताता जाऊंगा। मैं पीछे लौटता हूं पिताजी के पास। जब मैं पिताजी के पास रहता था, छोटी अवस्था में था, हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े समझदार थे, अच्छी सोच रखते थे और अच्छी सीख दिया करते थे। तो उनकी ही कुछ बातें जो उन समयों में मैंने सीखा, अभी जो स्मरण में है वही मैं बताना चाह रहा हुआ। तो पिताजी कृषि कार्य में हमें भी कहा करते थे कि हाथ बटाओ, कुछ काम करो। जैसे खेती करने के लिए जब जाते थे वहां भी हमें ले जाते थे, या फसल तैयार करने लगते थे तो हमें भी साथ में रखते थे, अथवा जब फूस का घर बनाने जाते थे तो अपने से जब बनाते थे तो मुझे भी कहते थे इस काम को सीखो। उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद फिर आगे एपिसोड में जो जो बातें होती जाएगी आपको बताता जाऊंगा। और जो भी बातें मेरे स्मरण में है वही मैं रख रहा हूं। सज्जनों, अपना जीवन सफर जो मैंने तय किया है उन्हीं में से ये घटनाएं हैं, बातें हैं। आपको कहूं इसलिए मैं आपसे संवाद कर रहा हूं। तो मेरे पिताजी ने जो सिखाया, आज उसी प्रसंग में से कुछ अंश रखना चाहता हूं। पिता के बातों को मानने से पुत्र को क्या लाभ मिलता है और जो मुझे मिला है वही घटना मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। और जो कोई पिता के आज्ञा का पालन करते हैं उसे जरूर लाभ मिलता है, उसके जीवन में सुख और सुकून मिलता है। यह बात इस घटना से उद्घाटित होने जा रही है। जब मैं बहुत छोटा था, पिताजी
के क्रियाकलापों, कृषि कार्यों को गौर से देखा करता था। पिताजी घर परिवार को कुशलता पूर्वक चलाया करते थे। छोटे किसान होने के कारण परिवार को चलाने के लिए, उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए अपने से काम करना जरूरी होता था। यदि मजदूरी पर काम करेंगे तो उसके लिए अधिक पैसा चाहिए। तो जहां तक संभव हो पाता था, पिताजी अपने से मेहनत करते थे और हम परिवार के जो सदस्य थे उनको भी सम्मिलित किया करते थे। इस तरह से पिताजी कृषि कार्य को, घर के कार्य को संपादित करते रहते थे। तो जब सहयोग की आवश्यकता होती थी तो परिवार का लोग सहर्ष सहयोग करते थे, क्योंकि अपना ही तो काम है। उसमें पिताजी का सुझाव होता था। अब मैं चलता हूं पिताजी के साथ हाथ बटाने की सफर को बताता हूं कि कैसे कैसे मैं सेवा करता था, किस तरह से पिताजी मुझसे सेवा लेते थे। जब मैं कुछ बड़ा हो गया, काम को समझने लगा, तो पिताजी कहते थे, बेटा अभी से खेती बाड़ी, घर गृहस्थी के आवश्यक कामों को सीखो। आगे यही सीखा हुआ रहेगा तो जीवन में काम होगा, काम आएगा और तुम्हारा जीवन सुखद रहेगा। इसीलिए जीवन में सभी कार्यों में कुशल होना चाहिए। तो मैं पिताजी के कहे अनुसार उनके साथ काम में हाथ बटाने लगा। पिताजी के पास खेती करने के लिए बैल था, क्योंकि उस समय बैल से ही खेती करते थे। अभी ना ट्रैक्टर हो गया। और गाय भी थी, और कभी मैंने देखा भैंस भी पाल रखे थे, और उस भैंस से भी खेत जोता करते थे, भैंसिया से। 2 भैंस थी और उसी से खेत जोतने का काम करते थे। तो जब बैल था तो बैल से खेती बाड़ी करते थे, और कभी देखा मैंने भैंस से भी खेती बाड़ी करते थे, और गाय से दूध पीने का काम होता रहता था। जब समय आया तो पिताजी ने जानवरों के लिए घास काट कर लाने सिखाया और कहा कि जानवरों के लिए घास काट करके लाया करो। मैं जाता था काटने और ले आता था। घास ला करके उसे कुट्टी काटते थे, मतलब कि दबिया से जो काटते हैं। अभी तो मशीन हो गया है, पहले दबिया से हाथ से काटा करता। अभी भी कुछ लोग दबिया से ही काटते हैं। तो घास को जो महीन करते थे उसको कुट्टी बोलते हैं। तो कुट्टी काट के देते थे, उसको तैयार कर करके रख देते थे। और कभी कभी पिताजी कहते थे कि तू जा करके उसको कुट्टी दे आओ, तो मैं कुट्टी भी दे आता था। और पढ़ाई जो कर रहा था, हमारे पिताजी भोर में उठ जाया करते थे, क्योंकि किसान थे। तो भोर में उठ करके वो भजन भी गाते थे और हमें भी उठा देते थे, कहते थे इस समय अभी पढ़ो। और पढ़ने के बाद फिर गाय को, भैंस को खिलाने के काम में लगाया करते थे। तो इस तरह से मैं जानवर को कुट्टी भी दे देता था, नाद जो होता है उसमें पानी भर देता था। गाय को जोड़ना, भैंस को जोड़ना, अलग करना, फिर रखना, ये सब काम होता रहता था। बरसात में, आंधी में, तूफान में, सब जगह मैं चला जाता था आज्ञा होने के बाद। कभी कभी मैं उस काम से ऊब जाता था, मेरे मन में ऊब सी लगती थी कि क्या काम कराते रहते पिताजी, और मन नहीं करता था करने का। तो नहीं करते थे, ढिलाई कर देते थे, तो पिताजी यह देख करके डांट लगाते थे, अभी काम नहीं सीखोगे तो जीवन में तुमको दुख होगा, और अभी बहानाबाजी करते हो। इस तरह से डांट डांट करके पिताजी काम में लगाते थे। और जब कभी पिताजी किसी काम से गाय दूहने के समय या भैंस का दूध निकालने समय जाते थे, तो मुझे भी कहते थे यहाँ पर रहो, दिखाते थे देखो किस तरह से दूहा जाता है, जब तुम सीख लोगे तो तुम दूहना। तो मुझे दूध दूहने के लिए भी सिखा दिए।
तो मैंने वो भी सीखा। तो दुहा भी था कुछ दिनों तक, गाय का दूध, भैंस का दूध। लेकिन मन उबिया जाता था, गुस्सा जाता था, नहीं करना चाहते थे। फिर भी पिताजी हमको डांट डांट करके काम में लगाते रहते थे। तो इस तरह से मैंने गाय भैंस का दूध भी दुहा, चारा भी लाया, खिलाया भी, कुट्टी भी काटा। इस तरह से कामों में पिताजी सिखाते थे, लगाते थे। तो मैंने देखा पिताजी जो काम में लगा रहे हैं, उस समय तो पता नहीं चला, लेकिन अभी पता चलता है कि पिताजी हमें काम में लगा करके एक ठोस गृहस्थ बनाना चाह रहे थे, किसान बनाना चाह रहे थे। उनके मन में था कि ठीक से सीख साख लेगा तो अच्छे से अपने जीवन यापन को चलाएगा। इसीलिए वो सिखा रहे थे सब तरह का काम। तो जब खेती का फसल होता था तैयारी करने का, तो मैं भी जाता था, उसमें देखता था कि जैसे कि बीज बोने का समय है तो बीज बोने में भी भाग लेता था, कुदाल चलाने का समय है तो कुदाल चलाने में भाग लेता था, हल चलाने के भी सिखा दिया था। कुछ दिनों तक मैंने हल भी चलाया पिताजी के साथ साथ में। तो विशेष रूप से हम तो नहीं कर पाते थे, छोटे थे और मन भी नहीं लगता था उसमें। तो इस तरह से काम पिताजी सिखाने लगे। और पिताजी कहा करते थे, अभी से काम नहीं सीखोगे तो तुम्हारे ऊपर जो उत्तरदायित्व आएगा, जो जीवन तुम्हें और बिताना है, उस जीवन को कैसे संभालोगे। इसीलिए सीखा करो। मैं सोचता था कि इतना काम जीवन में आएगा, इसे मैं कैसे कर पाऊंगा, इतना काम करते करते तो मैं परेशान हो जाऊंगा, यह तो ठीक नहीं लगता है। लेकिन पिताजी डांट डपर करके सिखाते रहते हैं, काम में लगाते रहते हैं। हमारा घर उस समय फूस का होता था, अभी तो टीना का भी बना लिए हैं, और कोई मकान बना लिए हैं, कोई खपड़ा का बनाए हैं। इस तरह से उस समय प्राय फूस के घरों में हम रहा करते थे। तो वह घर 6 महीना साल भर होते होते टूटने लगता था, बांस गिरने लगता था, फूस खराब हो जाती थी। तो फिर से बनाना पड़ता था, जैसे टाट है, बांस है, या कोड़ो है जिसको बोलते हैं। वो सब 6 महीना साल भर होते होते कमजोर हो जाता था, तो फिर से घर बनाना पड़ता था। साल में एक बार जरूर बनाना पड़ता था। इस तरह से पिताजी उसमें कुशल थे, और उसी में हमको भी लगाया भी करते थे जब वैसा समय आता था। तो जब पिताजी घर बनाने लगते थे तो हमें साथ में सिखाते थे कि देखो फूस का टाट कैसे बनाते हैं, कैसे इसमें बंधन डालते हैं, किस तरह से घर चढ़ाते हैं, किस तरह से बांस गाड़ते हैं, किस तरह से घर तैयार होता था, किस तरह से घर तैयार होता है। उस समय तो लगता था कि क्या सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं। लेकिन सज्जनों, यह जो पिताजी की सीख थी आगे काम में आया है, जो मैं बताने जा रहा हूं। और इस तरह से पिताजी हमें सिखा करके पारंगत कर रहे थे। तो मैं टाट बांधने के लिए सीख गया, घर में खूंटा गाड़ने के लिए भी सीख गया, घर का जो छप्पर होता है वो भी बनाने के लिए सीख गया, बंदर डालने के लिए भी सीख गया। इस तरह से पिताजी हमको सिखा करके अपने काम में सहयोग लेते रहते थे। तो पिताजी के सहयोगी हम बन गए, और सभी कामों में हमें हाथ बटाना पड़ता था। अब देखिए आगे क्या होता है। जब फसल तैयार करना होता था तो उस समय जैसे खेसारी है, मटर है, धान है, रैंचा है, चिकना है, उस समय जो भी फसल तैयार करते थे तो दौनी करके करते थे। जैसे बैल को जोड़ देते थे, कई बैल होता था, तो धान के ढेर पर जो पुआल सहित होता है उस पर बैल को घुमाते थे। एक आदमी चलाते रहते थे, कई बैल को जोड़ देते थे एक में और घुमाते रहते थे। तो बैल के पैर से, खूर से वह धान छूट जाता था।
अब फिर बीच बीच में उसको मिलाते भी रहते थे। एक अखेना जिसको बोलते हैं, लकड़ी का, बांस का होता था, उसको कराते रहते थे, हमसे भी कराते थे। उसके बाद धान को फिर झाड़ते थे, फिर ओसाते थे हवा में। अभी तो मशीन वाला युग आ गया है, उसमें धान को फ्रेश करते हैं, थ्रेसर सब में, भुट्टा को भी। उस समय ऐसा नहीं था, हाथ से ही सब कुछ करना होता था। और बैल से चाप करके, बैल चला करके धान तैयारी करते थे, खेसारी तैयारी करते थे, मटर तैयारी करते थे, गेहूं तैयारी करते थे। इस तरह से जो भी बैल से चाप करके, बैल के पैर से दबा करके जो फसल तैयार होता था, उस समय हमारे पिताजी करते थे, मैं देखता था। और जब फसल तैयारी के क्रम में बहुत मेहनत करना होता था, तो पिताजी कहा करते थे, बेटा इस काम के बाद फुर्सत हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा वो पिताजी फुसला रहे थे, और ताकि घबरा भी नहीं, कहते थे ये जो काम, ये फसल तैयार हो जाएगा ना, या खेती ये लग जाएगा, इसके बाद तो फुर्सत ही फुर्सत है, तुम अपना जो भी करना है करते रहना, लेकिन इसमें अभी मदद करो। जैसे बैसाख महीने में जो गेहूं वगैरह तैयार होता था, उसमें आदमी की आवश्यकता विशेष होती थी, इसीलिए हमको कहते थे करो। तो मैं भी धोनी करता था, और फसल तैयार करने में ओसाता था हवा से। अभी तो मशीन से ओसाते रहते हैं। उसके बाद ढोना भी पड़ता था। जब ढोना पड़ता था तो उसमें ट्रैक्टर वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाता था, तो माथे से ढोना पड़ता था। खलियान कहीं और घर कहीं और, उसको माथे पर ढोते रहते थे। और लोग भी रहते थे ढोने में। मेरे हिसाब से जो मैं उठा सकता था उतना ढोना पड़ता था। इस तरह से पिताजी काम लिया करते थे फसल तैयारी में, और जोतने में, बुनने में। इस तरह से सज्जनों, मैं एक बात यह बताना चाह रहा हूं, उस समय की बात जब फसल कटाई होती थी, उस समय मैं देखता था कि सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं खेत सब में। कटाई हो रही है मजदूर के द्वारा। अभी मशीन के द्वारा करते हैं, अभी मशीनी युग हो गया। तो मैं जब अपने खेत पर जाता था फसल कटाई के समय, तो लेबर सब, मजदूर सब, माताएं लोग बड़े खुश नजर आते थे। फसल काटते थे, तैयार करते थे, अपना जो उनका बनता था वो लेते थे। बड़ी प्रसन्नता होती थी उन लोगों के मुखारबिंद पर। और मैं एक बात ये बताना चाह रहा था, जब मैं फसल काटने के समय रहता था, तो मैं देखता था कि नाई आ जाते थे, ठाकुर जो बाल बनाने वाले हैं, वो आते थे और पिताजी उनको बता देते थे कि इतना फसल आप काट लीजिए और ले जाइए। मेरी जिज्ञासा होती थी कि इनको यूं ही क्यों फसल दे देते हैं काटने के लिए और लेके घर जाता है। तो पिताजी कहते थे कि बेटा ये नाई है, ठाकुर है, जो समय समय पर हम लोग बाल बनाते हैं, चाहे श्राद्ध में बनाते हैं या किसी सुविधा के अनुसार बनाते हैं। तो जो बाल बनाते हैं तो इसका पैसा इसे नहीं मिलता है, हम लोग पैसा नहीं देते हैं। इनसे यही बात हो गई है कि जब फसल का समय आएगा तो फसल ही दे देंगे। ये लोग फसल ही ले लेते हैं, तो वही दे रहे हैं। तो सज्जनों, मैं ये बताना चाह रहा था कि उस समय के जो नाई होते थे, देखिए अभी तो सैलून बन गया है, डेग डेग पर बना हुआ है, उसमें आप जाते हैं, पैसा देते हैं और जा करके बाल बनाते हैं। तो उस समय की जो व्यवस्था थी, जो वह व्यवस्था विलुप्त होती जा रही है, वो समाज की व्यवस्था थी, गांव की व्यवस्था थी, देहात की व्यवस्था थी कि ठाकुर को, नाई को बाल बनाने के एवज में हम लोग कुछ फसल दे देते थे। सुन करके आश्चर्य भी लगता होगा कि ऐसी व्यवस्था थी। और सज्जनों, जब समय बीतेगा, मशीनी युग आ जाएगा और अधिक जब आ जाएगा,
यह जो सामाजिक व्यवस्था, गांव की व्यवस्था पहले थी और भी परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी ये व्यवस्था। आप कहानियों में सुन सकते हैं, अथवा नहीं भी कहा जाएगा कहानी, जिसको याद रहेगा वही नहीं कहेंगे। तो ठाकुर जी को फसल दिया जाता था। बहुत आदमी आज के लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस युग के जो लोग हो गए, मशीनी युग के, अभी के युग के आदमी हैं, उसको लगता होगा कि ऐसा भी होता था। और मैंने जो देखा, उस समय खेत पर आते थे पान बेचने वाले, तो किसान को पान खिलाते थे। किसान का आदेश होता था जितना पान लगाने का तो लगाते थे, पान खिलाने के बदले पैसा नहीं लेते थे, तब उसको भी फसल दिया जाता था। इस तरह से फसल दे करके पान वाले का काम होता था और नाई का काम होता था। इस तरह से किसान किया करते थे। मैंने ये भी देखा है, जब फसल की तैयारी होती थी, जिस समय अनाज तैयार हो जाता था खलिहान पर, मैदान में, उस समय भी ये लोग आते रहते थे। वहां भी कुछ अनाज इन लोगों को दिया करते थे लोग। मैंने धोबी को भी देखा है, वो लोग भी जो कपड़ा धोते रहते थे, नगद पैसा नहीं देते थे, उनको भी इसी तरह से फसल दे दिया जाता था या अनाज देता था। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो करेंसी है, जो नोट है, जो द्रव्य है, इसका जो प्रचलन हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आता है। लेकिन यदि आप इतिहासों पर नजर डालेंगे तो सामाजिक जीवन चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए पहले के लोग लाल रखते थे, लाल या रेचकी पैसा या और भी कोई द्रव्य, चांदी का, तांबे का और भी पीतल का, एल्युमिनियम का, इन द्रव्यों का पैसा होता था। उसी पैसे से कारोबार करते थे, आदान प्रदान करते थे। लेकिन जब बहुत पहले आप नजर डालेंगे तो आदान प्रदान के लिए एक अनाज भी माध्यम था, फसल भी एक माध्यम था, अभी भी है। जैसे आप लेबर से काम कराते हैं तो कहते हैं आप 1 मन अनाज ले लीजिए, यही हो गया। तो इस तरह से कारोबार पहले भी चलता था। और अब जो बदलते दौर को हम देखते हैं, उसमें यह देखते हैं कि नोट चलने लगा, रुपया कागज वाला अधिक से अधिक चला। जबकि अभी भी पैसा चलता है, 10 टकिया है, 5 टकिया है, ये सब तो चलिए रहा है। चरन्नी था, पहले 1 पसैया था, 2 पसैया था, 5 पसैया था, वो सब आज देखने को नहीं मिलता। इस तरह से कारोबार करने के लिए पहले के लोग ऐसा करते थे। और मैंने जो देखा, उसमें इन लोगों को, धोबी को, नाई को, पान वाले जो होते थे उनको, अथवा एक बात और, लाए बेचने वाले आते थे, जो मूढ़ी का बनाते हैं लाए, हम लोग जो खाते हैं, वो बेचने वाले आते थे, तो लाए ले लेते थे और उसके बदले अनाज दे देते थे। इस तरह से ये जो दौर बदलते जा रहा है, उस समय लोग कितने खुश होते थे, प्रसन्न होते थे और कितना आनंद आता था। अभी के लोग जबकि व्यवस्थित समझते हैं अपने आप को, जबकि उनके साथ बहुत अनाज भी होता है, पैसा भी होता है, घर भी पक्का हो गया, लेकिन जो खुशियां पहले देखते थे, जो मेल पहले होता था, जो आपस में भाईचारा होता था, उसका अभाव होते जा रहा है। अभी देखते हैं कि भाई भाई से बात नहीं करता है। और ये जो मोबाइल वाला जमाना आ गया है, इस समय तो किसी को फुर्सत नहीं है, सब काम करो काम करो काम करो, मोबाइल में लगे रहते हैं, खेत में लगे रहते हैं, पढ़ाने में लगे रहते हैं, पढ़ने में लगे रहते हैं, अंधाधुंध पेट भरने में लगे रहते हैं। खुशियां कहाँ चली गई है, ये तो ढूंढने से भी नहीं मिल रही है, रफू चक्कर हो गई है खुशियां। तो हम लोग उस समय जितने खुश होते थे, अभी वो खुशियां नजर नहीं आती है। तो पहले की ये व्यवस्था थी। मैंने भी कई एक बार
खलिहान पर लय खाया है, मुझे याद है। तो जब बहुत काम कराते थे पिताजी, कहते थे फसल तैयार होगा ना तो लड़वा खिलाएंगे, तो बड़ा मन खुश होता था। अच्छा, अनाज तैयार होने के बाद लड़वा खिलाएंगे। सही में जब तौल हो जाता था अनाज का, तो नीचे में जो जमीन पर अनाज पड़ा हुआ रहता था उसे समेट करके हम लोगों को देते थे और बोलते थे जो तुमको खाना है लेके जाके खाओ। तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे। इस तरह की पहले की व्यवस्था मैंने जो देखा है वही बात बता रहा हूं। तो सज्जनों, पहले की व्यवस्था देख करके आश्चर्य भी लगता है और विश्वास भी नहीं होता है कि ऐसा होता भी होगा, लेकिन मैंने जो देखा है वही आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें आंखों देखी ये हाल है, आंखों देखी ये समाचार है जो आपके सामने रख रहा हूं। तो सज्जनों, इस तरह से हमारे पिताजी हमको काम में लगाते थे और हमसे सहयोग लेते रहते थे। तो पिताजी के साथ जाता था, परेशानी भी होती थी और लेकिन परिस्थितियां भी थी। अब पिताजी को सहयोग नहीं करेंगे, फसल तैयार करके नहीं रखेंगे तो फिर खाएंगे क्या? पिताजी कहेंगे तुम मदद करता ही नहीं है तो तुमको सुविधा कहां से मिलेगी? इस लिहाज से, डर से मैं पिताजी के साथ सेवा देता रहता था। और सज्जनों, एक बात बता रहा हूं, पहले जो कोठी होती थी, अभी भी कोठी देहात में है लेकिन बहुतायत में नहीं है, वो विलुप्त होती जा रही है। मिट्टी की कोठी, जिसको ड्राम भी आजकल बोलते हैं, वो लोहे का होता है। तो पहले मिट्टी की कोठी होती थी। मेरे घर में भी कई कोठियां थी, गोल गोल कोठियां होती थी, चौड़ी वाली भी होती थी। तो उसमें अनाज भरते थे, जैसे मकई हो गया तो कोठी में रखते थे। उस समय ड्राम नहीं था, टीन वाला, तो जो भी फसल तैयार करते थे तो कोठी में रखते थे। बड़ा सुरक्षित भी रहता था, बहुत दिनों तक बढ़िया से रहता था। कोठी में मैंने देखा कि जो फसल रखते थे निकालते थे नीचे से, छेद से निकालते निकालते और भी अनाज उसमें रह जाता था। तो जो अनाज रह जाता था वहां तक हाथ नहीं जाता था, तो कभी कभी मुझे उस कोठी में घुसा देते थे। मैं छोटा था, कहते थे घुस करके जो अनाज उधर पसरा हुआ है उसको इधर लाओ। तो मैं घुसता था उस कोठी में, घुस घुस कर करके वो अनाज को निकालता रहता था। इस तरह से पहले व्यवस्था थी। मैं जब छोटा था मुझे याद है, कोठी में घुस करके शेष अनाज को बाहर करते थे। तो लोग कोठी में पैसा भी रखते थे, क्योंकि बक्सा नहीं होता था, संदूक नहीं होता था। गांव देहात में, घोर देहात में ड्राम की व्यवस्था, बक्से की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग छिपा करके अनाज के बीच में ही पोटली बना के पैसा रखते थे। ऐसा भी मैंने देखा है। और उस समय जो अनाज कोठी में रखते थे, अभी जो आप ड्राम में रखते हैं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? मिट्टी की जो कोठी होती थी वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती थी। जो भी अनाज रखते थे उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता था। अभी जो आप ड्राम में रखते हैं पूरा पैक करके, बंद करके उस अनाज को जब तक आप बंद करके रखे हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप सामान रखते हैं ऑक्सीजन के अभाव में वह अनाज जो पौष्टिकता युक्त है उसकी पौष्टिकता घटती है, वह आपको उतना लाभ नहीं पहुंचा पाता है। जैसे मान लिया जाए आप बोतल में पानी रखते हैं, तो आजकल के वैज्ञानिकों का कहना है जो बोतल में पानी रखते हैं वह पानी खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों तक जब पानी रखते हैं तो बोतल का जो गुण है वो पानी को पीने से शरीर में बहुत तरह की बीमारियां होती है। तो प्लास्टिक बोतल में पानी खराब होता है, तांबे के बोतल में उससे बेहतर होता है। उसके बाद और भी कांच का बोतल है, उसमें भी रखेंगे तो और अंतर आएगा। इस तरह से जिन वस्तुओं में जिस सामान को आप रखते हैं उन वस्तुओं का जो गुण है, जो प्रभाव है वह उस पर पड़ता है। और आप जो उपयोग करते हैं
आपके शरीर पर भी इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो पहले कोठी में अनाज रखते थे, उस अनाज का जो स्वाद था, जो टेस्ट था, वो अलग है। पुराने जमाने के लोग कहा करते हैं कि जब दाल बनाते थे, चाहे वो मूंग का हो या कलाई का हो, तो कहते थे परोस में उसकी सुगंध जाती थी, परोस के लोग जान जाते थे कि दाल बन रहा है। लेकिन आजकल की जो दालें हैं, परोस तो छोड़ दीजिए, आपके पास में जो बैठा है उसके नाक तक भी सुगंध नहीं जाती, पता ही नहीं चलता इसमें सुगंध है कि क्या है, नहीं है। तो सुगंध कहाँ चली गई? जो सात्विक सुगंध, जो हमारे मन को प्रसन्न करने वाला सुगंध था, वह सुगंध जो खाते ही लगता था कि तृप्त हो गए। घी हम लोग खाते हैं, पुराने जमाने के लोग कहते हैं घी में इतना सेंट होता था, ऐसी सुगंध होती थी कि नाक तक लाते लाते पेट भर जाता था। तो जो हमारे अनाज में, जो हमारे वस्तुओं में वो सेंट था पहले, वो कहाँ खो गया? किसने विलुप्त कर दिया? सज्जनों, यदि आप गौर करेंगे तो आपके फसलों में जो खाद पड़ता है, केमिकल पड़ता है, उस कारण से भी गुणवत्ता घटती है, प्रभाव घटता है, सुगंध घटती है। एक तो खाद के कारण, मशीनी युग होने के कारण मशीन के तरह आप उपयोग करते। जैसे मान लिया जाए, पहले मैंने देखा था गांव के हमारे आसपास के जो लोग होते थे, माताएं लोग होती थी, अनाज को, चाहे वो सत्तू हो चाहे आटा हो, उसको जाता में पीसते थे। और माता लोगों को मैं देखता था कि जब वो पीसती थी तो गीत भी गाती थी। कभी कभी अकेली पीसती थी, कभी कभी मैंने देखा है कि दो माताएं मिलकर के जाता घुमाती थी और बहुत अनाज पीस लेती थी। घोड़े उठती थी, जाता घुमाते 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 अपने परिवार के लिए कई दिन का खुराक तैयार कर लेती थी पीस करके। जाता से जो अनाज आप तैयार करते थे, अनाज का, चाहे मकई, गेहूं, चना, किसी का जो गुण होता था वो जलता नहीं था, पौष्टिकता जलती नहीं थी। लेकिन अभी तो आप सुकुमार हो गए, कोमल हो गए हैं। अभी तो मशीन में आप जाकर के देते हैं, अचट से आटा निकल आता है। तो वो मशीन क्या करता है, इतना प्रेशर पड़ता है उस मशीन से कि जो तत्व है अनाज में वो जलता है, समाप्त होता है, सुगंधी भी खत्म होती है। तो आप मशीनी युग में ढलते जा रहे हैं, पेट तो भर लेंगे लेकिन प्रभाव कहां से पाएंगे? उस अनाज का प्रभाव, उस अनाज का सेंट कहां से पाएंगे? मैंने देखा है माताएं लोग धान कुटती थी, हाथ से कुटती थी, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता था और धान में जो गुण होता था वो भी बरकरार रहता था। सज्जनों, मैं गांव देहात का हूं, मैंने जो जीवन बिताया है वही बता रहा हूं। पहले लाल धान होता था और चावल भी मैंने देखा, उजला भी और लाल भी। तो जो मेरे घर में वो भात बनाते थे और बथुआ साग का, उसमें मार डाल करके दाल बनाते थे। सज्जनों, जब भात खाते थे उसमें जो टेस्ट आता था मैं कह नहीं सकता हूं। और वह बथुआ का साग जिसमें मार डाला हुआ है, उसी चावल का पानी, और वो भात जब खाता था जो तृप्ति मिलती थी, अभी आपके हलवा रसगुल्ला में भी नहीं। चाहे वो घी से बना हुआ हो, लेकिन वो भात टेस्ट जो आता था, जो मुंह में देते थे, रसगुल्ला से भी बढ़ करके लगता था। वो साग और भात अभी तक याद है मुझे, मैंने भी बहुत बार खाया। लेकिन अब ढूंढता हूं, कहीं भी वो स्वाद नहीं मिलता है, वो टेस्ट नहीं मिलता है। चीजें मिलती है, जैसे अभी भी एक से एक चावल है, 50 रुपया किलो वाला भी चावल है, लेकिन उस चावल में जो स्वाद है, जो उस समय 5 रुपया किलो वाला चावल था,
वो स्वाद इसमें नहीं है। जो साग मैं अभी खाता हूं, जैसा लगता था उस समय अभी नहीं लगता है। तो सभी चीजों में जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव आया है, वह मशीनी युग के कारण, और हम लोग जो अधिक फसल उगाने के लालच में खाद देते रहते हैं, उस कारण से उसकी गुणवत्ता घटी है, तत्व प्रभाव घटा है। आप पेट रोज भरते हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य में देखिए चेहरा कैसा है, बीमारी होती जा रही है, हम अस्वस्थ होते जा रहे हैं। कितना भी अच्छा फल फूल खाते हैं तभी हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो मैं जो कह रहा हूं, अपने जीवन की घटना को बता रहा हूं, और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप वो अनाज खाइए ही नहीं जो आप उपजाते हैं। मेरा वो कहना नहीं है, आप जो खाते हैं खाते रहिए, जैसा जीते हैं जीते रहिए। मेरा सिर्फ यही कहना है, मैंने जो जीवन जिया है, जिस समय, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय का जो कुछ भी खान पान रहन सहन था, उसमें परिवर्तन पाता हूं। पहले के लोग भोरे उठते थे, अभी के लोगों के पास तो फुर्सत ही नहीं है। अरे डबल ड्यूटी करते हैं, दिन में भी काम करते हैं और रात में भी पैसे के लालच में काम करते रहते हैं। चाहे घर गृहस्थी का काम हो, चाहे वो फैक्ट्री का काम हो, चाहे किसी कंपनी का काम हो या नौकरी का काम हो, अब तो कामे काम में लगे रहते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर पाने का जो एक आनंद होना चाहिए, एक जो खुशियां होनी चाहिए, एक जो तृप्ति होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। वो चीज से हम दूर होते जा रहे हैं। और जो हम अनाज खाते हैं कृत्रिम वाला, उससे हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि भी वैसे ही बनती है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। आप जैसा अनाज खाइएगा, उस अनाज में जो कुछ घुसा हुआ है, मिला हुआ है, अपना गुण भी तो डालेगा वो। आप जितना अनाज खाते हैं, उसमें जो खाद मिला हुआ है, वो खाद कृत्रिम है। आपका विचार भी कृत्रिम हो रहा है, बुद्धि भी कृत्रिम वाला बन गया है, संस्कार भी कृत्रिम वाला बन गया है। आप नेचुरल नहीं रह रहे हैं। कहेंगे कैसे बोलते हैं? आपके अंदर में जो प्राकृतिक संस्कार था, प्राकृतिक विचार था, प्राकृतिक भक्ति थी, उसमें परिवर्तन आया। पहले के लोग जो भक्ति करते थे और अभी के लोग जो भक्ति करते हैं, उसमें अंतर आ रहा है। हम भक्ति में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खाना का भी प्रभाव है, रहन सहन का भी प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है, आपके संग का प्रभाव है। जैसा खाया न वैसा हो मन। जैसे पीजिए पानी वैसी होगी बानी। तो हम लोग दूषित पानी भी पीते हैं, दूषित अनाज भी खाते हैं। जो हमारा वायुमंडल है वो भी तो दूषित होते जा रहा है। उसमें जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को लेकर के हम जी तो रहे हैं, लेकिन सही मायने में सांसें खाली चलती है। ये क्या जीना है? जिस जीने में कोई जागृति नहीं हो, कोई विकास नहीं हो, उत्थान का एक नजर नहीं आता है। क्या इसी को उत्थान कहते हैं? आप 4 महला बिल्डिंग बना लिए, इसको उत्थान कहते हैं। आप ढेर सारा परिवार बढ़ा लिए, उसके उत्थान कहते हैं। आप हवाई जहाज से उड़ते हैं, इसको उत्थान कहते हैं? नहीं, संत महात्मा कहते हैं जब आत्मिक उत्थान आप करेंगे, आत्मिक उन्नति करेंगे, आंतरिक उन्नति करेंगे, भगवत प्रेम की जब शुद्ध जागृति होगी वास्तव में, तब आपका उत्थान होगा और तब आप आगे बढ़ेंगे। सज्जनों, मैं बताते बताते यहाँ तक आ गया और अपने जो जीवन में मैंने देखा वही तो बता रहा हूँ। और आप जिस समाज में रह रहे हैं, जो घटनाएं घट रही है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। मेरा जो जीवन है अभी लगभग 48 बरस हो गया है। यदि आप 1 जनवरी 1975 ईस्वी से लेकर के 2023 ईस्वी तक जोड़ेंगे तो लगभग 48 बरस होगा। तो मेरे जीवन में भी तो कुछ अनुभव हुआ है, मैंने भी तो कुछ देखा है।
वही मैं मिला रहा हूं पहले के लोगों को। जिस लोगों को मैंने देखा है उन लोगों का विचार, रहन सहन, खान पान जो था, और अभी के जो लोग हैं उसको जब मिलाता हूं तो लोग मशीनी युग में मशीन बन गए। मशीन वाला बुद्धि विचार और चलते रहते हैं, करते रहते हैं, और इस तरह से जो है जीवन बिताते रहते हैं। सज्जनों, मुझे जो पिताजी ने सिखाया, जो समझाया, जो बताया, वही मैं बता रहा था। और जो मैंने पिताजी के जीवन से सीखा, अब पिताजी ने जो बताया था वही आपको मैंने बताया। तो इस तरह से जो मेरा जीवन था मैंने आपके सामने रखा। सज्जनों, आप लोग बराबर कहा करते थे कि अपना जीवन परिचय बताइए। तो मेरे जीवन का जो परिचय है, मेरी जो जीवन यात्रा है, जो मैंने जीवन को बिताया है, मैंने यहाँ से प्रारंभ किया है। उसी क्रम में और भी कुछ बताया मैंने आपको। तो अब मैं इस एपिसोड को यही विराम देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबा होने से लोग सुनना नहीं चाहेंगे, ऊब जाएंगे। तो इतना ही रखता हूं। यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो दूसरे एपिसोड में जीवन की जो शेष बातें हैं उस समय दूसरे एपिसोड में जहां तक हो सकेगा वहां तक डालूंगा। इस तरह से यदि आप रुचि रखेंगे सुनने का, आप प्रतिक्रिया करेंगे या सुझाव आप देंगे कि ऐसे ऐसे आप बताया करिए, तो मैं उस तरह से भी बताऊंगा। जो आपका सुझाव होगा, जो मेरे जीवन में घटित घटना है, जो समझ में आएगी, उन बातों को भी रखूंगा। आप सुनेंगे तब तो और आगे जीवन की घटना को बताऊंगा। मेरे जीवन में बहुत दुख भी आया है, बहुत सुख भी आया है। मैंने जो बतलाया है इसके आगे और बतलाऊंगा कि पिताजी की क्या सीख रही है। उसके बाद जो मैं सत्संग में आया उसमें जो सदगुरु महाराज की सीख है वो भी बताऊंगा। महर्षि संत सेवी जी महाराज के सानिध्य में जो आया, उनके सानिध्य में मैंने क्या क्या सीखा। वो संसार छोड़ के चले गए, उसके बाद जो हमारे साथ घटना दुर्घटना घटी, मेरा जो जीवन अभी तक का है, मैं पार्ट वाइज क्रम से आपको इस चैनल से, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जरूर बताऊंगा। लेकिन आपका सहयोग, आपका साथ अवश्य चाहिए। जब तक आप साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे, तो मेरा मनोबल ऊंचा नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो मनोबल को बढ़ाने के लिए आपका मदद, सहयोग चाहिए। जो मैं कह रहा हूं उसमें यदि भूल भ्रम हो रहा है, जो त्रुटि हो रही है, उसका सुझाव भी आप सज्जन से ही चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वही सुनेंगे, और जो सुनेंगे वही सुझाव देंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। सज्जनों, मैं आप सबों को नमन करता हूं। पहली बार मैं अपने जीवन यात्रा को यहाँ तक प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अवश्य सुनेंगे, और यदि आपको अच्छा लगे तो औरों को भी सुनने के लिए कहेंगे। और मेरे जीवन से जो भी घटनाएं हैं और सुनना चाहते हैं तो जरूर आप सुझाव देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।